आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। महर्षि, हमने पहले सत्र में ब्रज के बारे में चर्चा की, यमुना जी के बारे में चर्चा की। यमुना जी के अलावा और क्या समस्याएं हैं ब्रज में? और ये वनों की समस्या जी, पर्वतों की समस्या, जिसका अभी हमने उल्लेख किया है। शांडिल्य जी ने कहा था जी, नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तवा प्रजा सुसंपन्ना स्वम च प्रीतो भविष्यसि। परीक्षित और वचनाभ, यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत, यहाँ की कुंजें, इनकी सेवा करो, इससे प्रजा संपन्न हो जाएगी, सारे देश का संकट मिट जाएगा जी, और तुमको भी प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो नदियों के में तो सबसे पहले यमुना जी को हम दे ही चुके हैं जी, और इसके अलावा पर्वतों का जो खनन चल रहा था जी, इसके लिए यहाँ से संघर्ष शुरू किया गया। 50 साल तक संघर्ष चला। 50 साल के बाद विजय मिली। सैकड़ों डायनामाइट यहाँ लगे थे और अगर लगे रहते तो एक रोड़ा भी यहाँ आना बचता। जी, आपत्तियां बहुत आई इसमें। हमें पॉइजन दिया गया, किडनैप हुआ यहाँ के लोगों का। इतनी बड़ी आपत्तियां आई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और कहने से कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन उस समय न सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती थी न प्रोविंशियल। जी, क्योंकि सच बात तो है कि सब माफिया लोग खरीद देते हैं, कोर्ट को खरीद लेते हैं। कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं था। लेकिन वो सुनने वाला भगवान है। गवर्नमेंट को उसके सामने कुछ नहीं है। गवर्नमेंट क्या चीज है? गवर्नमेंट तो जाने कितनी गवर्नमेंट बदल गई है। हम यहाँ 63 साल में हैं, जाने कितनी पार्टी आई। जी, खाली कांग्रेस नहीं है, जाने कितने दल आए और बदल गए चले गए, बदल गए चले गए। इनकी सत्ता ही नहीं है। सत्ता एकमात्र भगवान की है। इसलिए आंदोलन चलता रहा और किसी ने सहायता नहीं दिया। गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं मिली। जनता भी सोती है। जनता ऐसे मामलों में उभर के नहीं आगे नहीं आती है, क्योंकि हर आदमी अपने स्वार्थ में इतना डूब गया है। न देश की फिक्र है, न संस्कृति की, न राष्ट्र की। इस कलयुग में यही लिखा है सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। इस युग में सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषणा। सब लोग अपने पेट के धंधे में लगे हैं। कूटभाषी, असत्य बोलने वाले हैं, स्वार्थी हैं, लोलुप हैं। ये जितनी बातें दिखाई पड़ रही हैं, ये कलयुग के लक्षण। हाँ जी, और श्रीमद् भागवत ने लिखा, खास करके कलयुग में 9 चीजें हैं। जी, लोभो अनृतम चौर्यम अनार्यम अनुहा ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। ये 9 चीजें कलयुग में नाच रही हैं। लोभ, हर आदमी को लोभ है। जी, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे राष्ट्रपति है, प्राणी मात्र है। ये सामान्य आदमी। और
उस लोभ जहां है वहां झूठ बोलता है। जी। सब लोग कहते हैं हम देश को उज्जवल बनाएंगे, प्रॉमिस करते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद सब अपने पेट भरने में डूब जाते हैं। दूसरी चीज है अनृतम। तीसरी चीज चोरी। अपने स्वार्थ के लिए सब लोग चोर हैं। जी। कहीं भी ईमानदारी नहीं है। राजा चोर, प्रजा चोर, शासक चोर, यहां तक कि हम लोग भी चोर। लोभो अनृतम चौरम अनार्यम। चौथी चीज अनार्य, छल। हर आदमी छल करता है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अंगो अपने स्वधर्म का त्याग कर देता है। चाहे राजा है, चाहे प्रजा है, चाहे अधिकारी है, चाहे विद्वान है, चाहे शिक्षित है, चाहे गंवार है, सब लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। उसके बाद है ज्येष्ठा, दरिद्रता। कहीं सुख नहीं, शांति नहीं, संपन्नता नहीं है, दरिद्रता है, माया कपट है। ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभ। कलह है, चारों ओर संसार में लड़ाई झगड़े द्वेष यही दिखाई पड़ रहा है। और दंभ, दिखावा ज्यादा है संसार में। इस संसार के हर देश में है, केवल भारत में नहीं है। इस कारण से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और ये कैसे घटे? जब युग का प्रभाव घट जाएगा तब। सतयुग की तरफ जब हम बढ़ेंगे। हाँ, यही कलयुग में भी हो जाएगा। जी। इस पर हमने विचार किया बहुत दिन तक। हमको वहां 63 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और हमने ब्रज का विनाश ही देखा। यमुना जी का विनाश, पर्वतों का विनाश, वनों का विनाश, संस्कृति का विनाश, सब चारों ओर विनाश हो रहा है। संस्कृति के विनाश, पढ़ाई लिखाई के विनाश। कहीं भी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो देश में राष्ट्रीयता पैदा करे। जी। देश में हर व्यक्ति के भीतर भावना पैदा करे। शिक्षा का स्वरूप बिगड़ गया। इस पर बोले तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा। जी जी जी। ये वही भारतवर्ष है जो संसार विजयी था। और यहां जो इतिहास पढ़ाया जाता है सब गलत। ये सब चेंज हुआ अंग्रेजों के समय से, विदेशी संस्कृतियों के आने से। इन्होंने भारत की शिक्षा को दूषित किया। जिस समय अंग्रेज आए, उन्होंने भारत की दो चीजों को नष्ट करना चाहा, एक गाय, एक दूसरा गुरुकुल। ये वहां के पार्लियामेंट लिख के दिया था, भारत को नष्ट करना है तो पहले तो वहां की गाय को नष्ट करो, क्योंकि सारी भूमि इतनी उर्वर है कि बिना जोते बोए बीज फेंक दो और अच्छी फसल हो जाती है। उनको अपना खाद यूरिया वगैरह यहाँ मार्केट बनाना था, तो गोवंश को नष्ट किया। दूसरी चीज, इन्होंने गुरुकुल नष्ट किया। गुरुकुल शिक्षा नष्ट हो जाए तो इनमें राष्ट्रीयता पैदा नहीं होगी जी, देशभक्ति पैदा नहीं होगी। और वो सफल रहे इसमें। 1986 में सबसे पहला गो हत्या केंद्र खोला गया। उसके बाद से जो जाने कितनी बढ़ गई, उसका वर्णन नहीं हो सकता। नेहरू जी ने कहा था, मैं जब प्रधानमंत्री होऊंगा तो सबसे पहले गो हत्या बंद कर दूंगा। उसके बाद गो हत्या बंद होने की जगह कसाई खाने इतने बढ़ गए, यहां तक कि बीजेपी गवर्नमेंट आई तो और भी बढ़ गए, जिसको आध्यात्मिक पन का दावा करते हैं लोग। इसका वो चार्ट देखा जाए
तो पता पड़ता है कि नए नए कसाई खाने खुले और विनाश हुआ। इसलिए जो भारत भूमि ऐसी थी कि अकृष्ट पच्या भूमि थी। अकृष्ट पच्या भागवत में शब्द आता है, बिना जोते बोए इतना फसल होना कि पूर्ति हो जाएगी। आज उस भूमि में जोत जोत करके लोग मर जाते हैं और फसल अपने जितना लागत है नहीं निकलती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पृथ्वी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति विदेशी खातों से जल जाती है जी। केवल गाय ही पृथ्वी को उर्वरा बनाती है। ये तो आप सारा संसार मानने लग गया है। अब वो फिर से गोवंश को बचाया जाए, देशी खाद लाई जाए, उससे देश में सतोगुण बने, सात्विक अन्न बनेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हाँ, बीमारी दूर हो जाएगी। आज नई नई बीमारियां क्यों हो रही हैं? जी, क्यों? अन्न दूषित है। विदेशी खाद से, यूरिया वगैरह से रोग नए नए बन रहे हैं जी। जाने कितने नए रोग हमारे सामने पैदा हुए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ लंगड़ा बुखार चला था, चल रहा है, जैसे आता है आदमी लंगड़ाता है और पांव उसका बेकार हो जाता है। ऐसे असाध्य रोग चल रहे हैं जिसकी औषधि नहीं है। ये सब दूषित अन्न से, दूषित जलवायु से सारा संसार दूषित हो रहा है। जी महर्षि, यहाँ पर एक प्रश्न इसके साथ में कनेक्टेड है। हाँ, कि आज हम गौ माता की रक्षा की बात करते हैं। ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि गौ का जो दूध है हमारे शरीर के लिए सबसे सर्वोत्तम है। और साथ साथ में आपने ये भी कहा कि जो गाय का गोबर है उससे खाद जो है, खाद ऐसी बनती है जिससे हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी आपने रिलेट किया। इसके अलावा हमने गाय को क्यों माता कहा, हम गाय को क्यों बचाना चाहते हैं, और ये भारत में ही इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन क्यों, पहले से ही ऋषि मुनियों के टाइम से ही क्यों अवेयरनेस फैलाई गई है? ये तो आज बिना कहे सब संसार मान रहा है जी कि गोबर से जो अन्न पैदा होगा वो रोग नहीं होता है। गोमूत्र में वो शक्ति है, अनेक कीटाणुओं को खत्म कर देती है। जी। विश्व का सबसे बड़ा जो कीटाणु नाशक है वो गाय का गोमूत्र है जी। और वो अब कहीं उपलब्ध नहीं है जी। इसलिए इसका क्या उपाय है? इसका उपाय यही है कि गाय का संरक्षण गवर्नमेंट हाथ में ले, और गवर्नमेंट जब देती भी है तो जनता इतनी दूषित हो गई उसका विरोध करती है। जनता में स्वयं ज्ञान नहीं रहा, हजारों साल भारतवर्ष गुलाम रहा। उसका कारण यह है आज की जनता अंधी हो गई है, बुद्धि शून्य हो गई है, ज्ञान नाम की चीज नहीं है। जी। वोट देना है, पैसा मिल गया, चोर को, बदमाश को वोट दे आओ। कोई विचार शक्ति नहीं रही। उचित अनुचित क्या है जनता सोचती नहीं है। इसलिए कोई भी स्थिति सुधार की नहीं आ रही है। सारा संसार जानता है कि अब जब से इंडिया स्वतंत्र हुआ था जी, जब से आशा थी कि भारत सुधरेगा। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद करप्शन बढ़ा। जितनी भी गवर्नमेंट आई वो करप्शन बढ़ता गया, घटा नहीं। ये बड़ा आश्चर्य बात है। ये भारत देश जो संसार का जगत गुरु था अब करप्शन में जगत गुरु बन गया है। ये बात कैसे सुधरेगी? जब शुद्ध भोजन हो, शुद्ध शिक्षा हो, इसके बिना सुधर नहीं हो सकता है। शिक्षा भी दूषित है,
गलत इतिहास पढ़ाया जाता है और अन्न भी दूषित है। हाँ, इतिहास जी। ही गलत पढ़ाया जा जी रहा है। महर्षि, यहाँ पर अब एक और प्रश्न निकल के आता है। 1947 तक तो हमारे पास एक्सक्यूज़ थे कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, हम मुग़लों के गुलाम रहे। अब पिछले 70 साल से तो हम आज़ाद है, तो हमारी गलती कहाँ हुई? क्या ये हमारे नेताओं की वजह से सब कुछ यहाँ पर संतुलन बिगड़ गया, या लोगों की वजह से बिगड़ा? संत समाज इतना बड़ा है भारत में, क्या उनकी वजह से ये बिगड़ा? कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके आज गंगा, यमुना, ब्रज, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी जितने हमारे इतने महान तीर्थ है, अयोध्या, और हिंदू होकर हम इन तीर्थों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं? हमारे को सिक्योरिटी चेक की जाती है और तब हम इन आश्रमों में जाकर, मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं। इसका उत्तर यह है जी कि जनता ही दूषित हो गई। जनता दूषित हो गई क्यों भाई? बिहार में कोई विदेश भारत जैसा गुलाम इतनी लंबे समय तक नहीं रहा। जी। आप देखिए, सिकंदर का आक्रमण हुआ था चंद्रगुप्त के समय में, ईसा से 300 साल पहले। जी। उस समय चाणक्य उठे और उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया, और चंद्रगुप्त ने उसको सिकंदर को हटाया यहां से। सिकंदर चला गया लेकिन सेल्यूकस को छोड़ गया। जी। पश्चिम उत्तर भारत में यानी विदेशी सत्ता किसी न किसी अंश में बनी रही। यद्यपि उसकी लड़की से चंद्रगुप्त का विवाह हुआ, जी, लेकिन भी उनका कुछ अंश रह गया। उसके बाद हूण, कुषाण, ये सब विदेशी थे। उसके बाद ईसा से तो भारत बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, ये सब विदेशी थे। विदेशी शासक यहाँ आए और यहाँ की संस्कृति का नाश किया, यहाँ के धर्म का, यहाँ की भावनाओं का नाश किया। मुगलों के बाद औरंगजेब के भयंकर उत्पीड़न के बाद अंग्रेज आए। उन्होंने तो बिल्कुल नाश कर दिया, अंग्रेजियत फैला दिया जी, सारे भारत में। संसार में इतने हजार साल तक कोई देश गुलाम नहीं रहा। इस कारण से हमारी स्पिरिट खत्म हो गई। तो दूसरे सत्र में भी बहुत ज्ञानवर्धक, सारवर्धक चर्चा रही महाराष्ट्र के साथ में। हमने जाना कि ब्रज भूमि में कितनी समस्याएं हैं। यमुना जी को छोड़कर महाराष्ट्र ने कहा यहाँ के वन, उनकी रक्षा करना भी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो पर्वत है, जहाँ पर खनन का बहुत गलत तरीके से काम होता था, आंदोलन के माध्यम से वो रुक गया है और बहुत सारे समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ा, लेकिन पर्वतों का खनन रुक चुका है। साथ साथ में महाराष्ट्र ने कहा कि ये अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा टारगेट रहा है भारतवर्ष, और वो चाहते थे कि अगर इनको हम, इनके गुरुकुल और गाय को ख़त्म कर लेंगे तो हम इस देश पर राज कर सकते हैं। हमारे पेस्टिसाइड्स और यूरिया और खाद जो बाहर से केमिकल खाद बनती है वो भारत में सप्लाई होगी और उनका बिजनेस चलेगा। इसलिए उन्होंने गाय को ख़त्म करने के लिए एक मिशन चलाया। साथ साथ में गुरुकुल को ख़त्म किया। जो यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे, उनका बहुत बड़ा टारगेट रहा है कि अगर भारत की संस्कृति को बदलना है तो एजुकेशन को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो संस्कृत सबसे बड़ी भाषा थी, संस्कृत, जो वेद, उपनिषद और हमारे 18 पुराण, उसका एक सबसे बड़ा बेस था, फाउंडेशन था। संस्कृत को भी भारत से ख़त्म किया गया। पूरा हर तरफ से अंग्रेजीकरण कराया गया। इसकी वजह से भी भारत का स्पिरिट, भारत के लोगों का स्पिरिट
टूट गया और आज़ादी के बाद भी हम वेस्टर्नाइजेशन के कल्चर में, वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट में आते गए और हमने भारत को जो एक विश्व गुरु कहता था आध्यात्मिकता के आधार पर, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो गया, पोल्यूट हो गया।